हेलो एवरीवन। तो हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, जिसका आज हम पार्ट 4 कवर करने वाले हैं। आई होप आपने जितने भी जो पिछले 3 पार्ट थे, 3 वीडियो सेशन थे, आपने वो अच्छे से देख लिए होंगे, उनको अच्छे से रिवाइज कर लिया होगा। तो लास्ट क्लास जहां पर हमने लास्ट वीडियो सेशन खत्म किया था वो था टॉपिक लैंड यूटिलाइजेशन का, जो कि मैंने आपको बताया था थोड़ा समझने का टॉपिक है और इस पे 5 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है। तो आज की इस वीडियो सेशन की शुरुआत हम करने वाले हैं इसी टॉपिक से कि लैंड को यूटिलाइज कैसे किया जा सकता है। याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझना। और इसके साथ साथ जब आप अच्छे से समझ लोगे, एनसीईआरटी में रीड करना, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको लगेंगे इसी वीडियो को पॉज करके साथ साथ आप एनसीईआरटी बुक्स में लिख लिया करो। ये टिप्स मैं आपको पहले भी देता रहता हूँ, ये आपके बहुत काम आएगी। जरूरी नहीं है कि आप हर चीज को नोट डाउन करते रहो अपनी नोटबुक के अंदर, आप कुछ पॉइंट्स को एनसीईआरटी में भी लिख सकते हो। उससे एक आदत आपको पड़ेगी कि आपको एनसीईआरटी रीड करने की आदत पड़ेगी। एनसीईआरटी रीड करना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमारा टॉपिक क्या था कि लैंड को यूटिलाइज कैसे करते हैं, भूमि का भू का उपयोग हम कैसे कर रहे हैं वो हमें समझना है। देखो, लैंड को कितनी तरह से यूटिलाइज किया जाता है। जो अब इस क्वेश्चन का आंसर अगर आप अपने आसपास के एरिया को देखते हुए, जो बचपन से आपने जहां भी आप घूमने गए हो, आपने खेतों को देखा होगा, आसपास अपने घर को देखा होगा, इन सारी चीजों को देखते हुए आप इजीली रिलेट कर सकते हो। तो रिलेट करके अगर आप पढ़ना सीख लोगे तो ज्यादा समझ पाओगे चीजों को। तो लैंड रिसोर्सेज में हम पढ़ने वाले हैं सबसे पहला यूजेस जो होता है लैंड का, वो फॉरेस्ट में होता है। फॉरेस्ट बहुत बड़े बड़े एरियाज में पाए जाते हैं। जैसे अगर मैं इंडिया की बात करूं, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में जो फॉरेस्ट एरिया है वो काफी है। बट ओवरऑल अगर इंडिया की बात करूं तो फॉरेस्ट एरिया अभी उतना नहीं है जितना होना चाहिए। तो लैंड का पहला उपयोग हमने क्या देखा, भूमि का पहला उपयोग हमने क्या देखा, फॉरेस्ट में। दूसरा हमने देखा लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन। कल्टीवेशन का मतलब होता है कृषि करना, क्रॉप्स लगाना, फिर उनको काटना। ठीक है, तो इसको हम क्या बोल देते हैं, कल्टीवेशन बोल देते हैं। अब दूसरा जो हमारा पॉइंट है, लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि। अब कृषि के लिए अगर कोई भूमि उपलब्ध नहीं है तो वो क्यों नहीं है, उसका पहला ए पॉइंट क्या कहता है कि बैरन एंड वेस्टलैंड। अब बैरन भूमि, बंजर भूमि क्या होती है, जिसकी कोई ऐसी क्वालिटी नहीं होती जिसमें कि जिसपे आप एग्रीकल्चर कर सको। बैरन लैंड का, बंजर भूमि से आप अच्छे से समझ सकते होंगे कि बंजर भूमि हम किसको बोलते हैं, जिसमें हम कल्टीवेशन नहीं कर सकते, जिसमें आप क्रॉप्स नहीं लगा सकते। ठीक है, तो एक जो लैंड वेस्ट लैंड है, जो है ही बंजर भूमि, तो वो तो ऑब्वियस सी बात है किसमें आएगी कि वो कल्टीवेशन के लिए तो अवेलेबल है ही नहीं। तो लैंड नॉट कल्टीवेशन में पहला तो आपको क्या याद रखना है कि भूमि ही बंजर है जिसपे कल्टीवेशन हो ही नहीं सकती। लेकिन दूसरा पॉइंट इसमें क्या कहता है कि लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस, यानी कि ये वो लैंड है जो कल्टीवेशन के लिए अवेलेबल हो सकता था अगर हम उस पर नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस में ना लगाते। यानी कि ऐसा लैंड, ऐसी भूमि जिसको हमने किस में लगा दिया है, गैर कृषि प्रयोजनों में। गैर कृषि का मतलब आपने देखा होगा कितनी हॉस्पिटल्स, बिल्डिंग्स, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स या गवर्नमेंट बिल्डिंग्स, गवर्नमेंट ऑफिसेज या पर्सनल जो बड़ी बड़ी कंपनीज बनती हैं, वो सारे प्रोजेक्ट बड़े बड़े प्रोजेक्ट होते हैं, तो उसमें कितना सारा लैंड कवर हो जाता है, वो वाला। और बाकी आप देख सकते हो रोड प्रोजेक्ट्स, रेलवे प्रोजेक्ट्स या फिर बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज, इनमें जो यूज हुआ है ये भी तो लैंड रिसोर्सेज ही हैं, ये भी तो भूमि ही है। और इस भूमि पे क्या हो सकता था, एग्रीकल्चर भी हो सकता था, बट अब ये किस में यूज हो चुकी है, ये किसी अदर प्रोजेक्ट्स में यूज हो सकती है, जो कि कौन से हैं, नॉन एग्रीकल्चरल हैं, गैर कृषि हैं। तो जो हमारे पास हमने सेकंड पॉइंट में देखा कि लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, यानी कि जो भूमि हमारे पास कृषि के लिए अनुपलब्ध है, उसमें आप 2 पॉइंट्स लिखोगे। कौन कौन से, एक तो पहले तो वो भूमि जो कृषि के लिए उपयुक्त ही नहीं है, जिसपे एग्रीकल्चर हो ही नहीं सकता बिकॉज वो बंजर है, वो बैरन है। दूसरी वो जो कृषि के लिए यूज हो तो सकती थी बट वो कहां पे चला गया, वो किसी और प्रोजेक्ट के अंदर चली गई। ठीक है, थर्ड आते हैं हमारे अदर अनकल्टिवेटेड लैंड। अब ये जो सेकंड पॉइंट में हमने पढ़ा लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, तो ये भी तो कौन से लैंड हुए, जो लैंड कल्टीवेट नहीं हो रहे, यानी कि जहां पर कृषि नहीं हो रही। अब थर्ड पॉइंट में इन लैंड्स के अलावा, यानी कि इसमें हम बैरन लैंड की बात नहीं करेंगे और इनमें हम उन लैंड की बात नहीं करेंगे जो किसमें यूज हो रहे हैं, बिल्डिंग्स में, रोड्स में और फैक्ट्रीज में यूज हो रहे हैं। तो इन पॉइंट्स को छोड़ के जो हमने सेकंड पॉइंट में कवर कर लिए हैं, उसके बाद भी हमारे पास कौन सा लैंड है, अदर अनकल्टिवेटेड लैंड है। इन्होंने लिखा है एक्सक्लूडिंग फैलो लैंड। अब ये जो फैलो लैंड है इसके बारे में हम फोर्थ पॉइंट में पढ़ने वाले हैं, तो फैलो लैंड को अभी हम स्किप करते हैं। तो अदर अनकल्टिवेटेड लैंड यानी कि अन्य कृषि अयोग्य भूमि। ठीक है,
अब इसमें कौन कौन से आ जाते हैं अदर अनकल्टिवेटेड लैंड में? परमानेंट पेस्चर एंड ग्रेजिंग लैंड। ग्रेजिंग लैंड कौन से होते हैं? स्थायी चरागाह, जहां पे आपने देखा होगा अपनी भैंसों को, अपनी गाय वगैरह को चराने के लिए लोग लेके जाते हैं। यानी कि ये वो लैंड हैं अदर अनकल्टिवेटेड लैंड, यानी कि ऐसे लैंड जिन पर कृषि नहीं हो रही है, वो उसकी वैरायटी में कौन से लैंड आ जाते हैं? ऐसे लैंड जिनको हमने परमानेंटली एक चारागाह बनाकर रख दिया है, यानी कि वहां पे कोई एग्रीकल्चर वर्क हम नहीं कर रहे, वहां पे सिर्फ हम उसको किस लिए यूज कर रहे हैं। ये मैंने आपको पढ़ाया था इंडिविजुअल और कम्युनिटी बेस्ड रिसोर्सेज में भी पढ़ाया था, जब हमने पढ़ा था कि इंडिविजुअल ओन रिसोर्सेज होते हैं या कम्युनिटी ओन रिसोर्सेज होते हैं, यानी कि जिन पर एक इंडिविजुअल का अधिकार होता है या कम्युनिटी का अधिकार होता है। जब हम क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे रिसोर्सेज की, तो तब भी हमने पढ़ा था कि कई कई गांव में कम्युनिटी के भी अपने क्या होते हैं? ग्रेजिंग लैंड होते हैं, जहां पे उस गांव के लोग अपनी गाय भैंसों को चराने के लिए लेके जाते हैं। या फिर किसी इंडिविजुअल का भी हो सकता है कि किसी के पास अपनी प्रॉपर्टी, अपने खेत हैं, उसमें उसने एक लैंड जो है वो परमानेंटली किसके लिए फिक्स कर दिया? उसको ग्रेजिंग लैंड बना दिया। ठीक है, तो अदर अनकल्टिवेटेड लैंड में पहले कौन से आगे हमारे? जो परमानेंटली किस में यूज हो रहे हैं? चरागाह में यूज हो रहे हैं, परमानेंटली वो ग्रेजिंग में यूज हो रहे हैं। दूसरे हमारे आ जाते हैं लैंड अंडर मिसलेनियस ट्री क्रॉप। अब आपने कई बार ऐसा देखा होगा, जब भी आप कहीं घूमने जा रहे होते हो, आपने कई बार ऐसे लैंड देखे होंगे जो काफी काफी बड़े लैंड्स होते हैं, लेकिन वो किसी भी पर्पज के लिए यूज नहीं हो रहे। ना तो उनके ऊपर कोई एग्रीकल्चर कर रहा है, ना उनके ऊपर कोई और प्रोजेक्ट लगा रहा है, वो जस्ट ऐसे ही खाली पड़े हैं। लेकिन वो खाली पड़े पड़े लैंड पे कई तरह के क्या लग जाते हैं? ट्रीज लग जाते हैं, कई तरह की झाड़ियां लग जाती हैं, घास लग जाते हैं अलग अलग तरह के। तो ये वाले लैंड हमने इंक्लूड करे, यानी कि इसको हम कल्टीवेशन में यूज नहीं कर रहे। तो कौन सा लैंड आप कहोगे? ऐसा लैंड जो कल्टीवेशन में यूज नहीं हो रहा, लेकिन जिसपे भिन्न भिन्न तरह की झाड़ियां, भिन्न भिन्न तरह की क्रॉप्स अपने आप ही जिसपे उग जाती हैं, विविध वृक्ष, फसल, उपवन। यहां पे हम उसकी बात नहीं कर रहे जो हमने लगाए हैं। अगर हम लगाते हैं इन फसलों को, तो हम क्या कहते हैं कि हमने कल्टीवेशन की है, कृषि की है। ये अपने आप ही उग जाते हैं। तो ये वो वाली वैरायटी हम कवर करें, क्योंकि हमने थर्ड पॉइंट का जो हेडलाइन है वो क्या कह रही है? अनकल्टिवेटेड लैंड, यानी कि हम कृषि नहीं कर रहे हैं, अपने आप उग जाती हैं। तीसरा है कल्चरेबल या फिर कल्टीवेबल वेस्टलैंड। अब देखो, तीसरे जो थर्ड का सी पॉइंट है वो क्या कह रहा है? कल्टीवेबल भी है, यानी कि वहां पर वो बंजर भूमि तो नहीं है, वो कृषि योग्य है, बट फिर भी हम उसको वेस्टलैंड कह रहे हैं, यानी कि हम उसको कृषि योग्य भी कह रहे हैं और ऊपर से बंजर भूमि भी कह रहे हैं। तो किस भूमि को आप कहोगे कि वो कृषि योग्य भी है, बंजर भूमि भी है? जिसपे आपने 5 साल से ज्यादा से एग्रीकल्चर नहीं किया है। सपोज आपके पास कोई लैंड पड़ा है, आप पहले उस पर खेती वगैरह करते थे, फसलें लगाते थे, बट अभी क्या हुआ? 5 साल से ज्यादा हो चुके हैं, 5 वर्ष से ज्यादा हो चुके हैं, आपने उस पर कोई फसल नहीं लगाई और ना ही उसको किसी और चीज में यूज किया, वो ऐसे का ऐसे ही पड़ा है। तो जिस लैंड पे 5 साल से ज्यादा से कोई एग्रीकल्चर, कोई कल्टीवेशन ना हुई हो, तो हम उसको किस लिस्ट में डालते हैं? कल्टीवेबल, यानी कि कृषि योग्य है बट वेस्ट लैंड है, बंजर भूमि इसलिए कह दिया गया क्योंकि 5 साल से ज्यादा हो चुके हैं, वहां पे हमने कुछ उगाया नहीं है। बट ऐसा नहीं है कि उसको कृषि योग्य दोबारा नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि यहां हमने ये नहीं कहा कि वो ऐसी बंजर भूमि है जिसको कृषि योग्य बनाया नहीं जा सकता, बनाया जा सकता है। इसीलिए क्या इन्होंने बोला? कल्टीवेबल, यानी कि वो कृषि योग्य है। अब आते हैं हमारे पास फैलो लैंड। फैलो लैंड को हिंदी में बोल देते हैं परती भूमि। अब फैलो लैंड को समझने के लिए इसकी दोनों वैरायटी को हम समझते हैं। एक तो है करंट फैलो, यानी कि वर्तमान परती, एक है अदर देन करंट फैलो। अब मैं आपको एक चीज सिखाता हूं, देखो, फोर्थ पॉइंट का ए और बी और थर्ड पॉइंट का सी, इनका सीक्वेंस बना लीजिए। पहले आप क्या लिखोगे? फोर्थ का ए, फिर बी, फिर लिखोगे थर्ड का सी। किस लिए लिखोगे? याद करने के लिए। कैसे याद करना है मैं आपको ट्रिक बताता हूं। पहले आप लिखो ए 1 ईयर और लेस देन 1 ईयर, ओके, 1 ईयर और लेस देन 1 ईयर। दूसरे पॉइंट में आप क्या लिखोगे? 1 ईयर टू 5 ईयर। और तीसरे पॉइंट में आप क्या लिखोगे? 5 ईयर और मोर देन 5 ईयर। यानी कि पहले पॉइंट में आपने क्या लिखा? 1 या 1 साल से कम। दूसरे में आपने क्या लिखा? 1 साल से लेके 5 साल तक। और तीसरे में आपने क्या लिखा? 5 साल या 5 साल से ज्यादा। अब ये आपने क्या लिखा, इसका मतलब समझ लीजिए। पहले जो हम बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं करंट फैलो की। करंट फैलो लैंड की डेफिनेशन आपसे शॉर्ट क्वेश्चंस में भी पूछ ली जा सकती है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं, ध्यान से समझिएगा। पहले कौन से? करंट फैलो।
करंट फैलो को हिंदी में क्या बोल देते हैं, वर्तमान प्रतिभूमि। तो किसको बोलेंगे, ऐसी भूमि जो कल्टीवेबल है, यानी कि जहां पर कृषि हो सकती है लेकिन 1 साल हो चुका है या 1 साल से कम हुआ है। याद रखना 1 साल से ज्यादा नहीं हुआ, 1 या 1 साल से कम, 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने या 1 साल कि हमने वहां पे कोई कल्टीवेशन नहीं किया, वो कोई कृषि हमने नहीं किया है, तो उसको क्या बोल देंगे, करंट फैलो। दूसरे आ जाते हैं 1 साल से 5 साल। अगर हमने 1 साल से ज्यादा और 5 साल से कम, यानी कि 1 साल और 5 साल के बीच का समय, 2 साल, 3 साल, 2.5 साल, 4 साल, 4.5 साल, जितने भी हो, उसको हम क्या बोलेंगे, अदर देन करंट फैलो। यानी कि जो प्रतिभूमि है उससे अलग प्रतिभूमि, अदर देन करंट फैलो। तो करंट फैलो तो कौन सी होगी, वर्तमान प्रतिभूमि। ये प्रतिभूमि है लेकिन ये करंट फैलो से अलग है, तो इसमें आप क्या याद रखोगे, 1 साल से 5 साल। तीसरे नंबर पे आपने लिख दिया थर्ड पॉइंट का सी पॉइंट। अब आप कहोगे थर्ड पॉइंट का सी पॉइंट क्यों बाद में आया, सिर्फ याद करने के लिए। लेकिन अब आप, अगर आपसे एग्जाम में पूरा एज इट इज क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आप इसी सीक्वेंस में लिखना। 5 साल या 5 साल से ज्यादा हो जाए तो हम उनको क्या बोलेंगे, कृषि योग्य है, यानी कि कल्टीवेबल वेस्टलैंड। जिनकी कल्टीवेशन हो सकती है, जिन पे कृषि हो सकती है, लेकिन 5 साल से ज्यादा हो चुके हैं, अभी तक हमने उस पर कोई कृषि नहीं की, उसको क्या बोलोगे, कल्टीवेबल वेस्टलैंड। तो ये इस सीक्वेंस में आपको क्या याद रहेंगे, कैसे, आपने बस एक टेबल बना लिया, उसमें क्या लिखा, पहले क्या लिखा, 1 या 1 साल से कम, दूसरे में क्या लिखा, 1 साल से 5 साल के बीच में, और तीसरे में क्या लिखा, 5 साल से ज्यादा। तो एक बार फिर से रिवाइज करते हैं, 1 या 1 साल से कम करंट फैलो, वर्तमान प्रति। 1 साल से 5 साल तक अगर कल्टीवेशन नहीं की, कृषि नहीं की, तो अदर देन करंट फैलो, यानी कि वर्तमान प्रति से अलग। और तीसरा, 5 साल से अगर ज्यादा हो चुके हैं तो उनको क्या बोलेंगे, कल्टीवेबल वेस्टलैंड, यानी कि कृषि योग्य बंजर भूमि। तो यहां तक आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। लास्ट हमारा है नेट सोन एरिया, वेरी इंपॉर्टेंट। इसकी सीबीएसई के अगर आप पास्ट के पेपर्स उठा के देखोगे तो आपको ये डेफिनेशन देखने को मिल सकती है, शॉर्ट में भी पूछ सकता है या पूरा का पूरा क्वेश्चन भी लॉन्ग में पूछ सकता है। नेट सोन एरिया क्या होता है, देखो नेट सोन एरिया को डेफिनेशन पढ़ने से पहले मैं आपको आसान भाषा में समझाने की कोशिश करता हूं। नेट सोन एरिया क्या होता है, ध्यान से समझिएगा, ना समझ आए तो वीडियो को रिपीट कीजिएगा। देखो, मान लीजिए आपके पास 100 एकड़ भूमि है, कितनी है, 100 एकड़ भूमि, ठीक है। जनवरी में आपने यहां पे, जनवरी में क्या लगा दी, फसल लगा दी। कौन सी फसल लगा दी, चलो मान लेते हैं कि आपने गेहूं लगा दी, वीट लगा दी। पूरे के पूरे 100 एकड़ पर आपने क्या लगा दी, वीट लगा दी। कितने पे, कंप्लीट 100 एकड़ पे आपने क्या लगा दी, वीट लगा दी। इस एग्जांपल को आप समझने के लिए अपनी कॉपी में या बुक में नोट डाउन भी कर सकते हैं। तो आपने 100 एकड़ पे क्या लगा दी, गेहूं लगा दी। और गेहूं लगाने के बाद आपने उसको मान लो मई में कल्टीवेट कर दिया, ठीक है। आपने बोया कब, जनवरी में, और काट लिया कब, मई में। अब आपकी फील्ड क्या हो चुकी है, मई में खाली हो चुकी है, ठीक है। 100 एकड़ आपने लगा दिया। अब आपने, मैं ऊपर लिख रहा हूं तो यहां से मैं ऊपर लिख रहा हूं आगे। अब आपने क्या किया, जुलाई अगस्त में, जुलाई में मान लेते हैं, उस लैंड में से 80 एकड़ के ऊपर, 80 एकड़ लैंड के ऊपर अब आपने क्या लगा दिया, चावल लगा दिए, क्या लगा दिए, राइस लगा दिए, ठीक है। उसी लैंड के ऊपर कब लगा दिए, कब हम फ्री हुए थे, मई में फ्री हुए थे, तो मान लो आपने जुलाई में लगा दिए। 80 एकड़ पे लगाए हैं, पूरे लैंड पर नहीं लगाए, ठीक है। और हमने उसको दिसंबर या ये लगा लीजिए अक्टूबर नवंबर में हमने उसको काट दिया। अक्टूबर नवंबर में हमने उसको क्या कर दिया, कल्टीवेशन होगी हमारी कंप्लीट। अब देखो, जब मैं बात करूंगा नेट सोन एरिया, नेट सोन एरिया क्या कहता है कि आपको नेट सोन एरिया की अगर मैं बात करूं तो ये कितना हुआ, आपका आंसर कितना आएगा, 100 एकड़ आंसर आएगा। अगर आपको कोई ये वाला एग्जांपल दे दे जो मैंने आपको अभी अभी दिया है, अगर इसके बाद इसमें पूछे कि कैलकुलेट द नेट सोन एरिया, आप क्या कहोगे जी, 100 एकड़। नेट सोन एरिया को हिंदी में शुद्ध बोया गया क्षेत्र बोलते हैं। लेकिन अगर आपको वो बोलेगा ग्रोस क्रॉप्ड एरिया निकालो, ग्रोस क्रॉप्ड एरिया, तो ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया में 1 साल के अंदर अंदर आपने जितनी भी फसलें लगाई, जितने एरिया के ऊपर, सारा इकट्ठा ऐड कर दोगे। 100 एकड़ पर आपने क्या लगाया था, गेहूं, फिर उसके बाद 80 एकड़ पर आपने क्या लगाया, चावल, तो टोटल कितना हो गया, 180 एकड़। तो 180 एकड़ आपका आंसर आ जाएगा अगर आपको यह कैलकुलेट करना है कि ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, सकल कृषि क्षेत्र। मैं दोबारा बता रहा हूं, नेट सोन एरिया क्या कहता है, इट इज द टोटल सोन एरिया। सोन का मतलब क्या होता है, बोना।
It is the total sown area that will be counted only once irrespective of the number of crops sown in a year. अच्छा, यहाँ पे मैं एक और चीज आपको बता देता हूँ। जैसे आप फोर्थ पॉइंट में देखिए, यहाँ पे इन्होंने एक साल नहीं लिखा, क्या लिखा है? एक एग्रीकल्चर साल लिखा है। 1 से 5 एग्रीकल्चर साल लिखे हैं, 5 से ज्यादा एग्रीकल्चर साल लिखे हैं। तो याद रखना, आपने भी अपने आंसर में 1 ईयर नहीं लिखना, 1 to 5 ईयर नहीं लिखना, 5 ईयर से ज्यादा नहीं लिखना, 5 एग्रीकल्चर ईयर से ज्यादा लिखना। इसका मतलब पता क्या है? जब हम एक साल की बात करते हैं, हम किसकी बात करते हैं? हम जनवरी से स्टार्ट होते हैं और दिसंबर को इसको क्या मान लेते हैं कि ये हमारा एक साल हो गया। लेकिन यहां हम एग्रीकल्चर ईयर की बात कर रहे हैं। एग्रीकल्चर ईयर का मतलब होता है जो फसलों के अकॉर्डिंग साल बना हो, यानी कि कब फसलें बोई जाती हैं, कब फसलें काटी जाती हैं, उनके अकॉर्डिंग जब हम एक साल को बांट देते हैं, यानी कि फसलों के अकॉर्डिंग जब हम एक साल को बना लेते हैं। क्या पता आप मार्च में फसल लगा रहे हो और उसको 6 महीने बाद काट रहे हो, फिर अगली फसल उसके बाद लगा रहे हो, 6 महीने बाद काट रहे हो, तो हम अपने एग्रीकल्चर ईयर को कब से स्टार्ट कर देंगे? मार्च से स्टार्ट कर देंगे। तो एग्रीकल्चर ईयर का मतलब वो वाला साल नहीं होता जो जनवरी से दिसंबर हमारे लिए चलता है, नॉर्मल ईयर, ठीक है। इसलिए हमने क्या वर्ड यूज किया? एग्रीकल्चर ईयर। तो याद रखना इस बात को भी, आप क्या लिखोगे? एग्रीकल्चर ईयर लिखोगे। तो हमने कहा कि एक एग्रीकल्चर में हम जितनी मर्जी फसलें लगाएं, लेकिन हम उसमें से एक ही फसल काउंट कर रहे हैं, ठीक है। तो उसको हम क्या बोल देते हैं? मैक्सिमम जितने एरिया पे फसल लगी, एक फसल। जैसे मैक्सिमम एरिया पे क्या लगी थी? वीट लगी थी ना, गेहूं लगी थी ना, तो हमने सिर्फ गेहूं को काउंट किया किसमें? जब हमने नेट सोन एरिया निकाला। तो जब हमने नेट सोन एरिया निकाला, हमारा आंसर कितना आया? 100 एकड़। लेकिन जब हमने बात की किसकी? जब हमने बात की ग्रोस क्रॉप एरिया, उसमें टोटल एरिया आ जाएगा। एक एग्रीकल्चर ईयर में आपने मान लो 4 फसलें भी लगाई है ना, जितने जितने एरिया पे लगाई हैं सारों को ऐड कर दो। मैंने 2 बार फसल लगाई, 100 एकड़ पे 80 एकड़ में, मान लो 3 बार लगी होती, 40 एकड़ पे फिर से लगा दी गई होती। चावल कटने के बाद 1-2 महीने में कोई और फसल लगा दी जाती, तो मैं उसको भी काउंट कर लेता, उसको फिर मैं इसमें ऐड कर देता ग्रोस क्रॉप एरिया में। आई होप मैं आपको अच्छे से समझा पाया हूं ये चीज, ये एग्जाम्पल आपको अच्छे से समझ आया है। अगर आपको ये एग्जाम्पल अच्छे से समझ आया, इसे नोट डाउन कर लीजिए। और अगर आपको चीजें अच्छी लगती हैं, अच्छे से समझ आती हैं, तो कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताया करो। आपके अप्रिसिएशन, हमारी मोटिवेशन, दोनों इंटरकनेक्टेड है, राइट। आप अप्रिशिएट करोगे, हम मोटिवेट होंगे तो आपको और अच्छे से पढ़ाने की कोशिश करेंगे। आपको आपके सिर्फ कमेंट सेक्शन सिर्फ हमें मोटिवेट ही नहीं करते, हमें सेटिस्फेक्शन भी देते हैं, हमें लगता है कि बच्चा पढ़ रहा है, ठीक है। तो इसलिए ऑनलाइन वीडियो सेशंस का जितना ज्यादा हो सके फायदा उठाइए और इनको अपने साथियों से भी शेयर कीजिए। अब हमने इस स्लाइड पे क्या समझा कि लैंड रिसोर्सिस का यूटिलाइज कैसे करना है, एक बार फिर से स्पीड रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए। हमने कहा कि लैंड पहले तो फॉरेस्ट में यूज होता है, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? फॉरेस्ट। दूसरा हमने देखा वो वाला लैंड जो कल्टीवेशन के लिए अवेलेबल नहीं है। अब क्यों नहीं अवेलेबल है? पहले तो बैरन लैंड है, यानी कि वो है ही बंजर, उस पर तो कल्टीवेशन हो ही नहीं सकती। दूसरा, कल्टीवेशन हो सकती थी बट वो बिल्डिंग रोड प्रोजेक्ट में चला गया। तीसरा, कि जो दूसरे पॉइंट में कवर हो चुके हैं वो तीसरे में नहीं आएंगे। तीसरे में अदर अनकल्टिवेटेड लैंड, और कौन कौन से ऐसे लैंड हो सकते हैं जिन जो कृषि अयोग्य हैं? तो हमने देखे पहले तो वो जिनको हमने परमानेंट चारागाह बना दिया। दूसरे पे हमने वो जो ऐसे ही पड़े हैं खाली, उन पे अपने आप ही कोई किसी पे फसल लग गई, उपवन लग गए, वृक्ष लग गए, झाड़ियां लग गई, जो भी लग गए अपने आप ही लग गए, ठीक है। तीसरे हमने वो वाले लैंड देखे जिन पे 5 साल से ज्यादा हो चुके हैं, हमने खेती बाड़ी नहीं की, उनको हम बोल देते हैं कल्चरेबल वेस्टलैंड। ये सिंगल डेफिनेशन भी इनकी पूछ ली जा सकती है, ध्यान से करिएगा। फोर्थ में हमने देखे फैलो लैंड, परती भूमि, जिसमें हमने देखे करंट फैलो। करंट फैलो मतलब कि जिनको अभी 1 साल से कम ही हुआ है कि वहां पे हमने खेती नहीं की, बट खेती की जा सकती है, कल्टीवेशन की जा सकती है, कृषि की जा सकती है, तो उनको बोलेंगे वर्तमान प्रति करंट फैलो। जिनको 1 साल से 5 साल हो चुके हैं, 5 साल कौन से? एग्रीकल्चर ईयर, जो मैं आपको पहले ही समझा चुका हूं। वो कौन से हो जाएंगे? अदर देन करंट फैलो, यानी वर्तमान प्रति से अलग। फिर हमने नेट सोन एरिया के बारे में पढ़ा कि 1 साल में जितने भी फसलें लगाएंगे, मैक्सिमम एरिया जिस फसल में आपने लगाया, हमने एक बार वो काउंट कर ली। और जब हम बात करते हैं ग्रॉस क्रॉप एरिया की, सकल कृषि क्षेत्र की सभी जितने भी आपने जितने एरिया के ऊपर 1 साल में जितनी भी फसलें लगाई, सभी को ऐड कर दो, तो हमारा क्या आ जाएगा? ग्रॉस क्रॉप एरिया आ जाएगा, ठीक है। तो यहां तक हमने अच्छे से समझ लिया है। नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड क्या कहती है? यहाँ पे ये एनसीईआरटी से ही मैंने आपका ये डायग्राम लिया है, जिसमें उन्होंने बता रखा है कि 1960-67 के आसपास कैसे लैंड यूज होता था इंडिया में और अब कैसे होता है। तो जैसे हमने देखा यहाँ पे फॉरेस्ट एरिया दे रखा है, फॉरेस्ट एरिया पहले से थोड़ा सा बड़ा है। कितना बड़ा है? 23.3% हो चुका है, लेकिन अभी भी ये कम है। क्यों कम है? हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ने वाले हैं। कितना होना चाहिए? हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ने वाले हैं।
तो आप इस फिगर को आपके एनसीईआरटी बुक में ये फिगर अवेलेबल है, अच्छे से देखना, ऑब्जर्व करना, हर चीज पे नजर मारना कि कौन कौन से लैंड में 1960-61 में क्या था और अब उनमें क्या क्या चेंजेस आए हैं। ठीक है, इनको ध्यान से देखना। इसके ऊपर से क्वेश्चन भी बन सकता है और क्वेश्चन ना भी बने तो आपको इन चीजों को ऑब्जर्व करना जरूरी है। तो नेक्स्ट हम चलते हैं लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया। इंडिया में लैंड कैसे यूज होता है। देखो, कहीं भी अगर लैंड यूज हो तो वो दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। एक तो होते हैं फिजिकल फैक्टर सच एज टोपोग्राफी, क्लाइमेट, सॉइल टाइप्स, और एक होते हैं ह्यूमन फैक्टर। पहले तो मैं टोपोग्राफी का मतलब आपको बता देता हूं। टोपोग्राफी का मतलब होता है हमारे रिलीफ फीचर्स। अब रिलीफ फीचर भी नहीं आप समझोगे कि रिलीफ फीचर्स का मतलब क्या होता है। जहां मैं बात कर रहा हूं टोपोग्राफी की, तो मैं रिलीफ फीचर मतलब लैंड के फीचर्स की बात कर रहा हूं। लैंड के फीचर्स का क्या मतलब हुआ कि जिस लैंड की आप बात कर रहे हो, क्या वो माउंटेन रीजन का लैंड है, क्या वो प्लेन यानी कि मैदानी इलाकों का लैंड है, क्या वो प्लेट्यू रीजन का लैंड है यानी कि पठारों का लैंड है। तो किस तरह के लैंड की आप उस लैंड की क्या क्वालिटी है उसको हम बोल देते हैं वहां की टोपोग्राफी। उसके बाद हमारे क्या आ जाते हैं, और क्या आ जाता है फिजिकल फैक्टर्स में, वहां का क्लाइमेट कैसा है, वहां की मिट्टी कैसी है। जैसे आपने इंडिया में देखा होगा अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग तरह की मिट्टी पाई जाती है, वो भी हम इसी चैप्टर में कवर करने वाले हैं, तो उसको हम फर्दर वीडियो सेशंस में कवर करेंगे। और कई सारे ह्यूमन फैक्टर पे भी डिपेंड करता है, जैसे वहां की पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है, कितने पॉपुलेशन यानी कि कितने स्क्वायर फीट के एरिया में कितनी पॉपुलेशन वहां पे रहती है, टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी, कितनी तकनीक अवेलेबल है, कितने टूल्स अवेलेबल हैं, कितनी मशीन्स अवेलेबल हैं, वहां का कल्चर और ट्रेडिशंस कैसा है। तो इतने सारे फैक्टर होते हैं जो डिपेंड करते हैं, जिन पे डिपेंड करता है कि हम लैंड को यूटिलाइज कैसे करने वाले हैं। अब इंडिया का टोटल ज्योग्राफिकल एरिया आपको याद होगा, ये हम पहले भी कई सारी क्लासेस से आप पढ़ते आ रहे होंगे कि 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। और अगर हम जो कि इंडिया का जो एरिया है वो आपको पता होगा कि वर्ल्ड में कितने नंबर पे है, 7th लार्जेस्ट कंट्री में आता है एरिया वाइज। ठीक है, 7th लार्जेस्ट में आता है। तो सबसे टॉप पे है, जो भी इनकी आपने है 9th क्लास में पढ़े होंगे, सबसे टॉप पे रशिया आ जाता है। ठीक है, तो इंडिया कौन से नंबर पे आता है, 7th। इंडिया का ज्योग्राफिकल एरिया कितना है, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर लैंड। और जो अब टोटल जो लैंड हमने बात की 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर की, हम जो सर्वे कर रहे हैं, जो हमारे पास लैंड यूज करने का डाटा है कि लैंड किस तरह यूज हो रहा है, वो सिर्फ 93% है, यानी कि 100% एरिया नहीं। अब क्यों है, हमारे पास काफी एरिया ऐसा है जो डिस्प्यूटेड है। जैसे आपने देखा होगा जम्मू कश्मीर रीजन जो में काफी ऐसा एरिया है जो पाकिस्तान द्वारा ऑक्यूपाइड है, जिसपे पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है, जिसको हम पीओके बोल देते हैं। पीओके मतलब पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। तो अब जब वहां वो डिस्प्यूटेड एरिया है, वो ना तो पूरे पूरे तरीके से इंडिया का बन पा रहा है, ना पूरे तरीके से वो पाकिस्तान का बन पा रहा है, वो डिस्प्यूटेड एरिया है, हम इसको नहीं काउंट करते किसमें, जब हम ये निकालते हैं कि इंडिया का लैंड कैसे यूज हो रहा है। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स असम वगैरह की जो जगह है, वहां पे भी हमने देखा है, वहां के भी कुछ एरिया ऐसे हैं जो लैंड यूज डाटा में नहीं काउंट होते। तो टोटल ज्योग्राफिकल एरिया जो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, उसका कितना डाटा हमारे पास है, सिर्फ 93% डाटा अभी हमारे पास है। द लैंड अंडर परमानेंट पेस्चर हैज ऑल्सो बिन डिक्रीज्ड। तो पिछली फिगर में भी आपको यह चीज देखने को मिलेगी कि जो परमानेंट ग्रेजिंग लैंड है हमारे पास, वो भी पहले से क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा 4.71% पहले ग्रेजिंग लैंड थे परमानेंटली, जो चारागाह के रूप में लगे हुए थे, अब कितने हो चुके हैं, 3.3%। तो इसी तरह ही आप सभी तरह के लैंड को कंपेयर कर सकते हो इस फिगर में। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि जो लैंड है परमानेंट पेस्चर का, वो डिक्रीज हो चुका है। मोस्ट ऑफ द अदर देन द करंट फेलो लैंड्स आर इधर ऑफ द पुअर क्वालिटी और द कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन ऑफ सच लैंड इज वेरी हाई। अभी अभी मैंने आपको बताया है अदर देन करंट फेलो लैंड कौन से हैं, जहां पे 1 साल से लेके 5 साल हो चुके हैं, 5 एग्रीकल्चर ईयर हो चुके हैं, वहां पे अभी तक कोई क्या नहीं हुई, नो कल्टीवेशन, हमने कोई वहां पे कृषि नहीं की। तो लैंड यूज डाटा क्या कह रहे हैं इंडिया का कि अदर देन करंट फेलो हमारे पास काफी ऐसे लैंड हैं जिनकी ऐसी क्वालिटी हो चुकी है कि अगर हम वहां पे कृषि करना भी चाहेंगे हमें बहुत महंगी पड़ेगी। यानी कि वो लैंड हमारी कृषि को पूरी तरीके से सपोर्ट नहीं कर रहा है, हमें वहां पे कृषि करने के लिए इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर, पता नहीं क्या क्या यूज करना पड़ेगा। हैंस दीज लैंड्स आर कल्टीवेटेड वंस और ट्वाइस इन अबाउट 3 ईयर्स। इसलिए ये जो लैंड्स है ना, यानी कि अदर देन जो कल्टीवेटेड, अदर देन करंट फैलो लैंड है, प्रतिभूमि से अदर जो लैंड है, इनको हम 1 या 2 साल, 1 या 2 बारी, 2-3 साल के अंदर 1 या 2 बारी यहाँ पे कृषि करते हैं, क्योंकि यहाँ पे कृषि करनी बहुत महंगी पड़ती है।
if these are included in the net zone area, net zone area NSA, इसको मैं बार बार कहूंगा, इंपॉर्टेंट है, अभी अभी हमने कवर किया है, अभी अभी हमने इसको समझा था नेट जोन एरिया क्या होता है। इसको हमने नेट जोन एरिया में काउंट नहीं किया है। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि कौन कौन से एरिया है जो नेट जोन एरिया में काउंट नहीं होते, एक तो आप क्या कहोगे कि नेट जोन एरिया में 93% एरिया ही काउंट होता है। दूसरी चीज कि और क्या नहीं काउंट होता, जो कल्टीवेशन में जब हम बात करते हैं अदर देन करंट फैलो की, वो भी नॉट काउंटेड इन NSA नेट जोन एरिया। नॉट काउंटेड, क्या नॉट काउंटेड, अदर देन करंट फैलो, यानी कि प्रति भूमि का जो अदर एरिया हमने देखा है, जिसमें हमने देखा है कि 1 से 5 साल तक वहां पे कोई कृषि नहीं हुई, तो मैं यहां में क्या लिख देता हूं, अदर देन करंट फैलो। ये इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, अपनी बुक में भी हाईलाइट करते रहना, ये बहुत काम आएंगे आपके एग्जाम में। तो अगर हम ये चीजें इसमें ऐड कर देते हैं तब नेट जोन एरिया कितना हो जाता है, 54%। लेकिन अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाए कि अभी नेट जोन एरिया कितना है, तो नेट जोन एरिया भी आप इसी फिगर में देख सकते हो, आपको सारा कुछ देखने को मिलेगा। आपको नेट जोन एरिया यहां पे दिख रहा है कि नेट जोन एरिया भी कितना है, अप्रोक्सीमेटली 45.5% के आसपास है। तो नेट जोन एरिया में अगर हम ये वाला एरिया भी ऐड कर दें अदर देन करंट फैलो, तब हमारा नेट जोन एरिया कितना हो जाएगा, 54% हो जाएगा। तो द पैटर्न ऑफ नेट जोन एरिया वेरीज ग्रेटली फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। अब ये नेट जोन एरिया यानी कि हमने कितनी भूमि पर कृषि की है, ये भी एरिया टू एरिया वेरी करता है, सबके लिए सेम थोड़ी ना है। अब जैसे आपने देखा होगा हमारे पंजाब हरियाणा में एग्रीकल्चर ज्यादा है, लेकिन जब आप साउथ के एरिया में जाओगे वहां पे एग्रीकल्चर कम है, वहां इंडस्ट्रीज ज्यादा है, क्योंकि वहां के क्लाइमेट, वहां की सोइल जो है वो इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करती है। हमारे यहाँ का जो हमारे यहाँ पे रिवर्स गुजरती हैं, हमारे यहाँ पे बढ़िया पानी है, हमारे यहाँ पे बढ़िया क्लाइमेट है, तो यहाँ पे एग्रीकल्चर अच्छा होता है। तो अगर हम पंजाब हरियाणा की बात करें तो अप्रोक्सीमेटली 80% ऑफ द टोटल एरिया ऐसा है जहां पे जिसको हम नेट जोन एरिया में काउंट करते हैं, यानी कि जहां पे कृषि हो रही है। लेकिन जब हम नॉर्थ ईस्ट की बात करते हैं, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर या फिर आइलैंड्स की बात करते हैं, अंडमान निकोबार की, वहां पे नेट जोन एरिया कितना आता है, सिर्फ 10% ही आता है। तो यानी कि जो नेट जोन एरिया है ये भी अलग अलग जगह पे अलग अलग होता रहता है, ठीक है। तो यहां से अब नेट जोन एरिया क्या था, हमारा शुद्ध बोया क्षेत्र। इसकी डेफिनेशन को फिर से समझने के लिए जो मैंने अभी अभी वीडियो में बताया था आपको, उस एग्जाम्पल को अच्छे से समझ लेना, ठीक है। और हो सके तो इस वीडियो को फिर से रिपीट करके देखना अगर कोई चीज समझ ना आए। कोशिश किया करो कि जब वीडियो देख रहे होते हो तो साथ साथ चीजों को लिखते रहा करो, ताकि आपको बार बार वीडियो देखने में अपना टाइम वेस्ट ना करना पड़े। तो आई होप कि मैं इसमें कुछ टेक्निकल टर्म्स थी आज के वीडियो सेशन में, जैसे अदर देन करंट फैलो जो कि आपने पहले कभी नहीं सुनी होंगी, बट मैंने आपको जितना हो सका इजी वे में समझाने की कोशिश की। अगर आपको अच्छा लगा तो जरूर कमेंट करके बताइएगा, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो सेशन में। इस वीडियो सेशन को हम यहीं तक ही रखेंगे। नेक्स्ट में हम कई सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट में हम जो पढ़ेंगे कि लैंड की क्वालिटी कैसे डाउन हो जाती है, लैंड की क्वालिटी को डाउन होने से कैसे बचाया जा सकता है, और उसके फर्दर वीडियो सेशंस में हमारे पास सॉइल की वैरायटी आएंगी, मिट्टी किस किस एरिया में किस तरह की मिट्टी पाई जाती है और उसकी क्या क्या क्वालिटी है। तो आज का वीडियो सेशन यहीं तक ही रखते हैं, मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो सेशन में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।